जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। और आप हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं हमारे रॉकेट रिवीजन के लिए, जो हम 10th क्लास की इंग्लिश के लिए चला रहे हैं। बिना कोई भूमिका बांधे, बिना किसी इंट्रोडक्शन के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला सेक्शन, ग्रामर सेक्शन। ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनको हम वन बाय वन यहां पर रिवाइज करना शुरू करेंगे। और ग्रामर का जो हमारा पहला टॉपिक जिसको हम रिवाइज करने जा रहे हैं वो है मोडाल्स। मोडाल्स जो है वो कैसे यूज होते हैं? मोडाल्स जो है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरह रहते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपका कहां आता है? हमें मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब हमारा किसी भी सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट के एकदम बाद आता है, यानी सब्जेक्ट के एकदम बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद बची हुई चीजें आती हैं। कुछ भी और सेंटेंस में आएगा वो उसके बाद आता है, जैसे ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, आई एम लर्निंग समथिंग, वी आर ईटिंग समथिंग, कुछ भी ऐसा जो भी है। तो हमारा सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है हर सेंटेंस में। और अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, ये असर्टिव सेंटेंस है, नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यूज करते हैं नॉट का और फिर बची हुई चीजें। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बची हुई चीजें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है हमारा। तो इस तरह से हमारे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब को हम नेगेटिव बनाने के लिए भी यूज करते हैं और इंटरोगेटिव बनाने के लिए भी यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की जगह पर अब जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है मोडाल्स, जिनका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो मोडाल्स आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी मींस ये भी हेल्पिंग वर्ब्स है, दैट एक्सप्रेस नेसेसिटी, जो इन चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, किसी चीज का जरूरी होना, पॉसिबिलिटी किसी चीज की संभावना होना, परमिशन किसी चीज को जब हम आज्ञा देते हैं या लेते हैं तो, और एबिलिटी, एबिलिटी मींस किसी चीज की योग्यता। इनको अलग अलग शो करते हैं, इनका सबका अपना अलग अलग मीनिंग है जिसको हम एक एक करके करना जाएंगे। सबसे पहले हमारे कॉमन मोडाल्स में जो हमारे पेपर में, हमारे सिलेबस में हमारे अकॉर्डिंग है वो है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है कैन एंड कुड। कैन प्रेजेंट में आता है और कुड पास्ट में आता है। एस जैसे कि आप सेंस देख रहे हैं इसकी, कैन की क्या सेंस है? प्रेजेंट की, और कुड की सेंस है पास्ट की। ये यूज होते हैं एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, कि जब आपकी कोई एबिलिटी होती है, कोई योग्यता होती है जो आप कर सकते हैं, और या फिर आपकी पॉसिबिलिटी है कि होने की संभावना है समथिंग कुछ, ऐसे केसेस में हम इनका यूज करते हैं। कैन और कुड तब होते हैं जब पक्के तौर पर कोई चीज की जा सकती है, तो हम इनका यूज करते हैं। कैन का और मे माइट का, इनका मीनिंग अगर हिंदी में निकाला जाए तो इनका मीनिंग होता है सका, सकना, सकना इनका मीनिंग होता है सकना। या हम इसको ना सकना वर्ड बोलते नहीं है, बोलते हो तब आजकल हम सकना नहीं बोलते। जैसे मैं बोलता हूं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं कौन बोलता है आजकल? सब बोलते हैं मैं कर लूंगा, जैसे मैं कहूं कि मैं कर सकता था, मैं कर सका या मैं कर पाया। तो हमारी सकना जो एक हिंदी में जो क्रिया है ये उसके लिए यूज होते हैं कैन और कुड। प्रेजेंट में यूज होंगे कैन और मे, पास्ट में यूज होंगे कुड और माइट। दोनों का डिफरेंस क्या है? जब कोई चीज पक्के तौर पर होगी तो कैन, मैं गाना गा सकता हूं, आई कैन सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गा सकता हूं तो गा सकता हूं। मैं गाना गा सकता हूं अगर राधा नाचे तो, आई मे सिंग ए सॉन्ग इफ राधा डांसेस। तो यहां पे मैंने कंडीशन लगा दी, मैं गाना गा सकता हूं, अकेला सेंटेंस है, मेरी एबिलिटी है, मेरी क्षमता है, मैं कर सकता हूं, तो आई कैन सिंग ए सॉन्ग। लेकिन मैं गाना गा सकता हूं कब? कंडीशनल हो गया, संभावना हो गई, उसके साथ हमने एक कंडीशन इंप्लांट कर दी है, तो क्या हो जाएगा? मैं गाना गा सकता हूं अगर राधा नाचे तो, आई मे सिंग ए सॉन्ग इफ राधा डांसेस। इसका जो पास्ट होगा वो कुड और माइट है। अगर हम कुड और माइट का यूज करें तो जैसे कि वही पास्ट में भी हो जाएगा। अगर कोई काम पक्के तौर पर हो सकता था तो कुड आएगा, और अगर उस पर कोई पॉसिबिलिटी है तो माइट में चला जाएगा। जैसा कि हम अपने एग्जांपल्स के अंदर देखें तो हमारे पास एग्जांपल्स में यहां पर आएगा, हमारे पास है जैसे ये ही डैश प्ले द गिटार व्हेन ही वाज यंग, वो गिटार बजा सकता था जब वो यंग था। तो अगर तो यहां पर होता ही डैश प्ले द गिटार, खाली सिर्फ यहां तक होता तो हम कहते कैन प्ले द गिटार। लेकिन अब ये पास्ट में हो गया, जब वो यंग था तो वो गिटार बजा सकता था, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? कुड, COULD, कुड, यहां पर कुड आ जाएगा आपका। ऐसे एक और सेंटेंस यहां पर हमें दिया हुआ है, ही डैश स्विम व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, वो तैर सकता था जब वो बच्चा था, ये भी पास्ट में था, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? कुड। अगर मैं कहूं कि वो तैर सकता है, अगर वो तैर सकता है तो ही कैन स्विम, ठीक है। और अगर यहां पर हम कंडीशन लगा दें,
वो तैर सकता है अगर पानी गहरा ना हो तो, यहां कंडीशन लग गई, तो ही मे स्विम इफ द वाटर इज नॉट डीप। तो अगर कंडीशनल होगा तो कैन की जगह पर मे आएगा, और अगर पास्ट होगा तो कैन की जगह पर कुड आएगा। और अगर कुछ उसमें शर्त है, संभावना है, या कोई उसके साथ कंडीशन अप्लाई कर दी गई है, तो कैन की जगह पर मे आएगा और कुड की जगह पर पास्ट का माइट आएगा। कमिंग बैक टू द मोडास, नेक्स्ट टाइप हमारे पास अगला है शैल और शुड। इससे पहले हम शैल और विल को पहले समझेंगे। शैल और विल का बड़ा सिंपल सा मीनिंग होता है। शैल और विल हमारे यूज होते हैं, शैल और विल बहुत आसानी से याद करने की चीज है। ये इस्तेमाल होते हैं हमारे हिंदी के गा, गे और गी के लिए। मैं जाऊंगा, हम खाएंगे, वो नाचेगा, राधा नाचेगी, गाएगी, कुछ भी ऐसा जिसके एंड में गा, गे, गी आएगा, यानी कि जो फ्यूचर होता है उन सब में विल और शैल आता है। शैल किस किस के साथ आता है? आई और वी के साथ शैल आता है सिंपल सेंटेंसेस के लिए। और विल किसके साथ आता है? विल आता है ही, शी, इट, दे, नेम और नेम्स, नेम्स, कुछ भी हो, आई वी के अलावा कुछ भी हो, सबके साथ क्या आता है? विल आता है। ये कॉमन हमारा वो है। जब हम जनरल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल आएगा। लेकिन 5 केसेस में इनको हम बोलते हैं एडॉप्ट केसेस। इनको हम बोलते हैं एडॉप्ट केसेस। एडॉप्ट में क्या होता है? ए, डी, ओ, पी और टी के केसेस में एडवाइस, जब आप किसी को उपदेश दे रहे हैं। डिटर्मिनेशन, जब आप पक्का निश्चय कर रहे हैं। जब आप पक्का निश्चय कर रहे हैं यानी आप पक्का कर रहे हैं कि मुझे करना ही करना है, निश्चय कर रहे हैं। ऑर्डर, ऑर्डर यानी किसी को आदेश दे रहे हैं। परमिशन, किसी को आज्ञा दे रहे हैं या ले रहे हैं आज्ञा, या आप थ्रेट कर रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं। जब ऐसा कोई केस होगा तो इन दैट केस उल्टा हो जाएगा। आई और वी के साथ क्या आएगा? आई और वी के साथ विल आएगा। वैसे नॉर्मल में आई और वी के साथ आएगा शैल, लेकिन अडॉप्ट बनते ही एडवाइस, डिटर्मिनेशन, ऑर्डर, परमिशन, थ्रेट होगा तो आई और वी के साथ विल आएगा और बाकी सबके साथ शैल आएगा। तुम खाना खाओगे, यू विल टेक योर मील। तुम चोरी नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे एडवाइस है। यू शैल नॉट स्टील। मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। मैं स्कूल जरूर जाऊंगा, पक्का जाऊंगा, डिटर्मिनेशन है, आई विल गो टू स्कूल। तो जब भी कभी आपका एडवाइस हो, डिटर्मिनेशन हो, ऑर्डर हो, परमिशन हो और थ्रेट हो, तो आई और वी के साथ शैल की जगह विल आएगा और बाकी सभी जितनी भी चीजें हैं उन सब के सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल आएगा। तो ये विल और शैल का हमारा यूज है। विल और शैल के बाद हमारा यहां पर विल और शैल के अलग जो यूज दिए वो यहां पे हमें बताए गए हैं। ये हम परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, जैसे मे आई गो, आई माइट गो। ये तो हमने मे और माइट का ये प्रेजेंट और पास्ट वाला है। उसके बाद है शैल और शुड। यूज फॉर सजेशंस, हम सजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मींस जब किसी चीज को ऑब्लिगेट किया जाता है, जब किसी चीज का जोर दिया जाता है किसी के ऊपर, तब। शैल वी बिगिन, क्या हम शुरू करें? जनरल बात है, क्या हम शुरू करें? और यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें अच्छी तरह से स्टडी करनी चाहिए। शुड और मस्ट का मैं बाद में बता रहा हूं। इसके बाद हमारे पास आता है वुड। हमारे पास इसके बाद आता है वुड। वुड के कई यूज हैं। वुड हमारा विल का पास्ट है। विल का पास्ट यानी विल को जब हम पास्ट में यूज करते हैं तो हम वुड का यूज करते हैं। जैसे उसने कहा था, he said that he will come, कि वह आएगा। that he will की जगह क्या हो जाएगा यहां पर? would come। उसने कहा था कि वो आएगा, he would come। तो पास्ट में अगर हमने फ्यूचर बोलना होता है, पास्ट में हमने गा, गे, गी बोलना होता है, तो हम विल की जगह पर क्या यूज करते हैं? वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो he said that he would come। वैसे वुड का दूसरा यूज होता है, हम जब हैबिट बताते हैं पास्ट की, था, ते थे और ती थी। पास्ट की हैबिट, पास्ट में हैबिट बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
जब कोई काम किया जाता था, मैं स्कूल जाता था, आई वुड गो टू स्कूल। हम गांव में रहते थे, वी वुड लिव इन द विलेज। जब भी कभी ता था ते थे तिथि होगा किसी सेंटेंस में, पास में कोई हैबिट होगी तो वुड आएगा। हाँ, अगर पास में वो हैबिट रेगुलर नहीं थी, ये तो रेगुलर हैबिट है, जब रेगुलर हैबिट होगी तो आपका आता है वुड। और अगर आपकी वो हैबिट इरेगुलर थी, इरेगुलर मींस वो रेगुलर नहीं थी, सिर्फ थोड़े समय के लिए आपकी वो हैबिट रही, अगर वो हैबिट थोड़े समय के लिए रही, यानी कि उसमें ता था ते थे ती थी की जगह हो जाएगा कर। बाकी सब सेम है, करता था, करते थी, करती थी, यानी कर जुड़ जाएगा उसमें। मैं करता था, हम करते थे, वो करती थी, जब कर भी जुड़ जाता है इसमें, तब इन दैट केस हम यूज करते हैं यूज्ड टू। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता था, आई वुड गो, मैं उन दिनों मंदिर जाता था। उन दिनों मींस यहां पे कंडीशनल है, यानी कुछ खास दिनों में जाता था, रेगुलर नहीं जाता था। तब हो जाएगा आई यूज्ड टू गो टू द टेम्पल। मैं मंदिर जाता था, रोज जाता था, तो आई वुड गो टू द टेम्पल। और अगर मैं उन दिनों मंदिर जाता था तो आई यूज टू गो टू द टेम्पल। यहां पर वो पक्के तौर पर रोज नहीं जाता था, उन दिनों में जाया करता था। कंडीशनल है, संभावना है, रेगुलर नहीं है, तो वुड की जगह पर आपका आ जाता है यूज टू। गोइंग बैक, हम अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा विल और शैल के बाद हमारा है मस्ट और शुड। मस्ट और शुड के साथ हम एक और मोडाल जो हम करना चाहेंगे, वो मोडाल है हमारा आउट टू। इन तीनों का एक ही मीनिंग है, मस्ट, शुड एंड आउट टू। आउट टू, इन तीनों का मीनिंग है चाहिए। हिंदी में जब आप कभी बोलेंगे चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें हमें मां बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम्हें अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, जब भी कभी आपको चाहिए दिखाई देता है हिंदी में, तो आप यूज करेंगे मस्ट, शुड या आउट टू। लेकिन तीनों एक जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकते, तीनों का अलग अलग इस्तेमाल है। अगर आप जनरल वे में कहते हैं, जनरल मीन्स आम तरीके से, आम तौर पर, यानी सिंपल सेंटेंसेस में जिनमें कुछ खास नहीं है, आमतौर पर अगर आप बात करते हैं तो मस्ट, तुम्हें खाना खाना चाहिए, यू मस्ट ईट योर फूड, तुम्हें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए, यू मस्ट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर कोई जनरल बात आप कर रहे हो तो आप यूज करते हो मस्ट का। लेकिन अगर वो आपकी ड्यूटी है, अगर वो आपकी ड्यूटी है, ऐसी ड्यूटी जो आपको करनी ही करनी है, जो आपके ऊपर ऑब्लिगेटेड है कि वो आपको करना ही करना है, जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, छात्रों को पढ़ना चाहिए, तो छात्रों को पढ़ना चाहिए, ये क्या है, ये जनरल बात थोड़ी है, ये तो उनकी ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य है। जब उनका कर्तव्य होगा तो क्या आएगा, स्टूडेंट्स शुड स्टडी, स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट्स शुड स्टडी, तो उसमें शुड आएगा। और आउट टू बी बस तो ड्यूटी होता है हमारा, लेकिन ये ड्यूटी होती है मोरल ड्यूटी। अब मोरल ड्यूटी और ड्यूटी में क्या डिफरेंस है? ड्यूटी होती है एक ऐसा कर्तव्य जो कि आपको करने ना करने से नुकसान होगा, और मोरल ड्यूटी होती है जो आप मन से मानते हैं, नैतिक कर्तव्य, मन से मानना। मन से मानना का मतलब यह है कि इसके लिए आपको लॉ पनिश नहीं कर सकता, इस वाली ड्यूटी के लिए ये आपके मन में अपने आप पैदा होगा कि ये आपको करना है या नहीं करना। जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का आदर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, जो हमें बड़ों का आदर करना चाहिए ये हमारी मोरल ड्यूटी है, ये हमारी ऑब्लिगेटेड ड्यूटी नहीं है। क्योंकि अगर हम बड़ों का आदर नहीं करेंगे, मान लो हमारे पेरेंट्स ने कहा कि ये अंकल है इनको नमस्ते करो, हमने नहीं करी नमस्ते, ये हमारी मोरल ड्यूटी थी, हमें मन से मानने से, हमारा मन नहीं माना, हमने नमस्ते नहीं करी, अब इसके लिए हमें लॉ पनिश नहीं कर सकता। ऐसी ड्यूटीज को हम कहते हैं मोरल ड्यूटीज। तो मोरल ड्यूटी में आता है आउट टू, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो ये हमारा आ जाता है मोरल ड्यूटी में। तो ये हमारे मोडाल्स का तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। और मोडाल्स में आपका, हमारे पास मोडाल्स में हो गया, हमारे मोडाल्स का हो गया, ये सब हो गया हमारा कंप्लीट। आगे चल रहे हैं, ये हमें मोडाल्स की एक एक्सरसाइज दी गई है, यू डैश ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप तुम्हें ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने चाहिए, मस्ट। शी डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस, वो 3 लैंग्वेजेस बोल सकती है, सकना,
कैन, आई डैश फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर, मैं डिनर से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लूंगा। डिनर से पहले कर लूंगा, ये पक्का है कि कर लूंगा, तो आई शैल नहीं आएगा, आई विल, मैं पक्का अपना होमवर्क खत्म कर लूंगा, ये प्रॉमिस है। वी डैश गो टू द बीच टुमारो, हम कल बीच पे जाएंगे। अगर तो आप जनरल बात बोल रहे हो, जनरली कह रहे हो कि हम बीच पर जाएंगे तो शैल आएगा, लेकिन यहां पर उसने टुमारो कंडीशन लगा दिया, यानी कि पक्का है हम जाएंगे, तो वी के साथ भी आ जाएगा, शैल की जगह क्या आएगा, विल गो टू द बीच टुमारो। यू डैश अपोलोजाइज हर, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने कोई गलती करी है तो तुम्हें माफी मांगना पड़ेगा, ये तुम्हारी ड्यूटी है। तो यहां पर क्या आएगा, यू शुड, यू शुड। नेक्स्ट है शी ड्राइव ए कार, वो ड्राइव कर सकती है कार, शी कैन ड्राइव अ कार। आई डैश बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, मैं मीटिंग पर टाइम पर पहुंचूंगा, तो पहुंचना चाहिए या पहुंचूंगा दोनों ही हो सकते हैं। आई मस्ट बी ऑन टाइम फॉर मीटिंग और आई विल बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, यहां विल भी आ सकता है और मस्ट भी आ सकता है। वी डैश हैव ए पार्टी नेक्स्ट वीकेंड, हम अगले महीने अगले हफ्ते एक पार्टी करेंगे, अगले हफ्ते कभी भी हो सकता है, तो ये थोड़ा हमारा पक्के तौर पर नहीं है, रैंडमली बिखरा हुआ है, तो हम यहां शैल का यूज कर सकते हैं। वी शैल हैव अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड। तो ये हमारे मोडाल्स की थोड़ी सी छोटी सी एक एक्सरसाइज थी। तो होप करता हूं कि आपको मोडाल्स जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मोडाल्स में आने वाले दो हमारे अभी मोडाल रह गए हैं, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये आ जाते हैं पेपर में, ये है आपके नीड एंड डेयर। नीड एंड डेयर, नीड का पास्ट टेंस होता है नीडेड, अगर पास्ट में होगा तो आप यूज करेंगे नीडेड, और डेयर का पास्ट टेंस होता है डेयर्ड। नीड का मतलब होता है जरूरी होना, जरूरत, आवश्यकता, और डेयर का मतलब होता है साहस, हौसला, करना या होना। तुम्हारी मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा हौसला कैसे हुआ कि तुम मुझसे बात करो, हाउ डेयर यू टॉक टू मी, तुमने मेरे से बात कैसे की। यहां पर वो उसको पूछ रहा है कि उसको हिम्मत कैसे हुई उससे बात करने की, तो क्या यूज होगा, डेयर। उन्होंने नदी पार करने का साहस किया, पास्ट में, उन्होंने नदी पार करने का साहस किया, ये पास्ट में है, साहस किया तो क्या आएगा, दे डेयर्ड, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, मोडाल। दे डेयर्ड टू क्रॉस द रिवर, उन्होंने नदी को पार करने का साहस किया, दे डेयर्ड टू क्रॉस द रिवर। और नीड होता है आवश्यकता या जरूरत होना, जब भी कभी ऐसा होगा। अब ऐसा आप बहुत बार पढ़ चुके हो, बहुत सारे सेंटेंसेस में आपके उसमें आ चुका है, हमें वहां जाने की जरूरत है, वी नीड टू गो देयर, हमें वहां जाने की जरूरत है। इनमें ज्यादातर प्रोपोजिशन टू लगती है, दोनों में ही टू का यूज होता है। हमें वहां जाने की जरूरत है, वी नीड टू गो देयर, ठीक है। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, नहीं थी, जरूरत नहीं थी, तो यू नीडेड नॉट टू गो देयर, यू नीडेड नॉट टू गो देयर। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, यू डिड नॉट नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी। तो पास्ट में नीडेड वर्ड का भी यूज हो सकता है। तो जो मोडाल्स पॉसिबली जितने मोडाल्स आपके आते हैं वो हमने कर लिए हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे रॉकेट रिवीजन का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक टेंसेस। टेंसेस बहुत से बच्चों को आते भी हैं, बिकॉज आप में से ज्यादातर इंग्लिश मीडियम है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो छोटी स्टेट्स में या जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनके लिए टेंसेस को समझना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। तो हम टेंसेस के लिए करने जा रहे हैं। हम टेंसेस का पहले मैं एक छोटा सा चार्ट बना दूंगा टेंसेस का, ताकि आपको समझना आसान हो, उसके बाद हम इनके यूजेस को पढ़ेंगे। तो टेंसेस के चार्ट पे हमारे पास है, टेंसेस में हम जो ले रहे हैं, सबसे पहले मैं बड़े आसान तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आपको समझना जरूरी है। टेंसेस में हम जब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हम तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट में आपका हमें जो वर्ड्स दिखाई देते हैं एंड में, हिंदी में है, हूं या हो,
पास्ट में था, थे और थी दिखाई देगा, और फ्यूचर में गा, गे और गी दिखाई देगा। ठीक है, मैं गाता हूं, मैं गाता था, मैं गाता होऊंगा या मैं गाऊंगा। तो ये अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं। मैं आपको पहचान से उन टेंसेस को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए बताऊंगा। आप सेंटेंस को पढ़ें, दिमाग में उसकी हिंदी बनाएं और उस हिंदी के अकॉर्डिंग इन जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है उससे पहचान के वहां फिल कर दें। सबसे पहले मैं जो सेंटेंस कर रहा हूं वो है रहा, रहे और रही। अगर आपको सेंटेंसेस के एंड में रहा, रहे और रही दिखाई देता है तो आप पर्टिकुलरली उनको टू जोन्स में डिवाइड करेंगे। आप पर्टिकुलरली उनको टू जोन्स में डिवाइड करेंगे। पहला जो जोन है आपका, अगर आपको सिर्फ रहा, रहे, रही दिखाई दे रहा है, यानी रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहा था, रहे थे, रही थी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो ये फ्यूचर, रहा था, रहे थे, रही थी पास्ट, और अगर रहा है, रहे हैं, रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट। तो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग जब रहा, रहे, रही लगा हुआ है, अगर इसके साथ आपको रहा, रहे, रही के साथ आपको टाइम की क्लॉज नहीं दिखाई देती तो आप यूज करेंगे, इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस, तब ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस के लिए जो आपको स्ट्रक्चर बनाना है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। आपका स्ट्रक्चर रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड बची हुई चीजें। आप सब्जेक्ट लोगे, जो भी सब्जेक्ट है, आई, हेल्पिंग वर्ब, मैं गाना गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गा रहा था। मैं नहीं गा रहा था तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा, आई वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रहा था। क्या मैं गाना गा रहा था, वॉज आई सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आपका रहा, रहे, रही जब भी कभी आपको दिखाई देगा आप उसको कॉन्टिन्यूस टेंस में डाल दोगे और ये स्ट्रक्चर रहेगा। यहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में नॉर्मली इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम या आर, इसमें है वॉज और वर, और इसमें है विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी, ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मैं गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गा रहा था, आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूंगा, आई शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गाना जरूर गा रहा हूंगा, आई विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, शैल की जगह विल हो जाएगा पक्के तौर पर के लिए। अगर रहा, रहे, रही के साथ आपकी कंडीशन अटैच हो जाती है, कंडीशन है आपकी टाइम क्लॉज, यानी आपका साथ में जुड़ जाता है प्लस से, प्लस समय भी जुड़ जाए। मैं गाना गा रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मैं 5 बजे से गाना गा रहा हूं। जब कभी भी से वर्ड जुड़ जाए और समय भी जुड़ जाए तब आपका वो कॉन्टिन्यूस नहीं रहता, वो बन जाता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वो आपका बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपका ये इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो इस तरह से रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस लास्ट में बची हुई चीजें, और सबसे एंड में इसके आपकी ये जो टाइम क्लॉज है ये चली जाती है। टाइम क्लॉज होती है आपकी फॉर या सिंस प्लस टाइम, फॉर या सिंस प्लस टाइम, यानी कि सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, फिर बीन लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फॉर या सिंस। फॉर या सिंस का मतलब होता है से, और साथ में आप टाइम, जो भी आपको टाइम दिया वो लगाओगे। तो इसमें लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं रहते जो हमारे यहां पर यूज हुए। इसके हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर है और विल बी शैल बी नहीं है। इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट में होते हैं हैज हैव, पास्ट में इसका हेल्पिंग वर्ब रहता है हैड, और फ्यूचर में इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव हो जाता है। अब इनका दोनों का ध्यान से सुन लेना कि क्या हम कहना चाहते हैं।
मैं गाना गा रहा हूं। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं 5 बजे से गाना गा रहा हूं। आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 5 o'clock। मैं 5 बजे से गाना गा रहा हूं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 5 o'clock। वह किताब पढ़ रहा था। He was reading a book। वो किताब पढ़ रहा था। वो सुबह से किताब पढ़ रहा था। अब सुबह से भी जुड़ गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। He had been, पास्ट है ना तो had हो जाएगा। He had been reading a book since morning। वो सुबह से किताब पढ़ रहा था। ये क्लियर। अब हम आगे चल रहे हैं। पहले उससे पहले मैं बताना चाहूंगा फॉर कब आता है और सिंस कब आता है। फॉर आता है आपका, फॉर आपका आ जाता है, फॉर आता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और सिंस आपका आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है 5 बजे से 5 बजे से 3 जून से 1970 से, कुछ भी ऐसा होगा जब पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जब हम घड़ी या कैलेंडर पे उंगली रख के बता सकते हैं ये। और जब हम अंदाजे से कहते हैं पीरियड मींस जब हम एक लॉन्ग पीरियड लेते हैं, इंटरवल लेते हैं। पीरियड मींस जब ग्रुप होता है टाइम का, तब हम कहते हैं कि फॉर आएगा। जैसे कि 3 दिनों से। अब 3 दिन आपने अंदाजे से बोला है, पक्का तो नहीं है 3 दिन कौन से, हो सकता है 2.5 दिन से हो। जैसे मैं आपको कहूं कि मैं आपकी क्लास आधे घंटे से ले रहा हूं, तो मैं ठीक आधे घंटे से तो नहीं ले रहा ना, हो सकता है 25 मिनट से ले रहा हूं आपकी क्लास, हो सकता है 35 मिनट से ले रहा हूं, लेकिन मैंने अंदाजे से बोल दिया। तो फॉर हाफ एन आवर, जब आप पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, अंदाजे से टाइम को बोलते हैं, तो आप लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप कोई फिक्स टाइम बताते हैं जिसको आप घड़ी या कैलेंडर पे उंगली रख के बता सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो आप लगाएंगे सिंस। सुबह, दोपहर, शाम और रात, मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, ऐसा कुछ भी हो, उन सबके साथ सिंस का इस्तेमाल होता है। सुबह, दोपहर, शाम और रात, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, ऐसा कुछ भी हो तो आप सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। दो टेंसेस एक साथ हो गए आपके, बल्कि 2 नहीं 6 हो गए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ये 6 टेंसेस मैंने एक साथ आपको कराए हैं। अगर आपको ये क्लियर है तो आपको 6 सेंटेंसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जहां भी आप फोर सिंस लगा हुआ देखो, वहां ये लगा दो आप। अब हम नेक्स्ट अपने टेंसेस की ओर चल रहे हैं। अगली टेंस की जो हमारी कैटेगरी है वो है परफेक्ट टेंस। इसके बाद मैं पहले परफेक्ट टेंस की कैटेगरी ले रहा हूं। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में आपका आता है जो आपकी सेंस बनती है सेंटेंस की हिंदी में, वो है चुका, चुके और चुकी। चुका, चुके और चुकी, ये आपकी टेंस की सेंस है, ये सेंस बनती है, लेकिन हम नॉर्मली इनका यूज नहीं करते। हम चुका, चुके, चुकी की जगह पर सिंपल बोलते हैं उसको। जैसे हमें कहना हो हम खाना खा चुके हैं, तो कोई भी नहीं बोलता हम खाना खा चुके हैं, वो कहते हैं हमने खाना खा लिया है। वो अपने घर जा चुका था, हम चुका वर्ड नहीं बोलते, हम बोलते हैं वो तो अपने घर चला गया था। तो हम या था, ये थे, ये थी बोलते हैं, या है, ये है, ये है बोलते हैं एंड में। तो सेंस जो बनती है, उसकी पहचान जो आपको चुका, चुके, चुकी लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा आपको, उस सेंटेंस की जो सेंस बनेगी वो चुका, चुके, चुकी वाली सेंस बनेगी। तो आपको चुका, चुके, चुकी जहां भी सेंस बनती हो वहां पर आपका होगा परफेक्ट टेंस। वैसे परफेक्ट टेंस में हमेशा आपको ये दिखाई देगा, या तो आपको टाइम की कोई क्लॉज मिलेगी, यानी समय की कोई आपको चीज साथ में दी होगी, कंडीशन दी होगी, आपको टाइम क्लॉज दी होगी साथ में, या अनदर सेंटेंस दिया होगा। अनदर सेंटेंस, 2 सेंटेंस एक साथ जुड़े होंगे जहां पर कि ये सेंटेंस एक के बाद एक हो रही है। पहला सेंटेंस होता है, फिर दूसरा होता है। रोगी मर गया था, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। रोगी डॉक्टर के आने से पहले मर गया था, तो दूसरा सेंटेंस भी जुड़ गया, क्योंकि वो डॉक्टर के आने से पहले मर गया था, यानी कि मर चुका था। तो इन दैट केस आप यूज करेंगे परफेक्ट टेंस। तो जब भी कभी आपके पास टाइम क्लॉज हो या आपके पास दूसरा सेंटेंस भी दिया हो, तो आप परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और सेंस बनती है उसकी चुका, चुके, चुकी। इन दैट केस आप यूज करेंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
एंड रिमेनिंग थिंग्स। यहां हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं हैज हैव, पास्ट में रहते हैं हैड, आपको अच्छी तरह पता है हैज हैव किसके साथ आता है, और फ्यूचर में रहते हैं विल बी एंड शेल बी, विल बी एंड शेल बी। ये आपके सॉरी विल और शेल, विल और शेल आपका हेल्पिंग वर्ब रहता है इसमें, विल और शेल हैव, विल और शेल हैव, साथ में हैव जुड़ता है, विल हैव और शेल हैव इसका आ जाता है आपका विल हैव और शेल हैव। हैज हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, विल हैव और शेल हैव फ्यूचर में। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव टेकन माई मील्स। वह किताब पढ़ चुका था, ही हैड रेड द बुक। मेहमान जा चुके होंगे, द गेस्ट्स विल हैव गॉन, द गेस्ट्स विल हैव गॉन, गेस्ट्स चले गए होंगे या जा चुके होंगे। तो ये हमारी परफेक्ट टेंस की तीनों की हमारी वो बन गई। हमारे तीन इंपॉर्टेंट टेंस जो सबसे ज्यादा हमें कंफ्यूज करते हैं उन पे आ रहे हैं हम, वो है हमारा इनडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी, हम थोड़ी अलग अलग बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो आपके सेंटेंस के एंड में आपको हिंदी में दिखाई देता है वो है ता है, ते है, ती है, ता है, ते है, ती है। मैं और नहीं लिख रहा हूं, ते है, ती है, त्यू, ऐसे कुछ भी ताते ती की सेंस बनती हो तो हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं जाता हूं, तुम गाते हो, वह किताब पढ़ता है, राधा नाचती है, ता है, ते है, ती है। नॉर्मली जो हम स्टोरीज या पोएम्स को लिखते हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं। पास्ट में कुछ स्टोरीज को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो ज्यादातर स्टोरीज या पोएम्स को हम ता है, ते है, ती है में समझाते हैं। जब भी कभी आपकी सेंस ता है, ते है, ती है की बन रही है तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगा, वैसे यहां पर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस इफ रिक्वायर्ड, एस या ईएस इफ रिक्वायर्ड, एंड फिर उसके बाद बची हुई चीजें। एस या ईएस आपका आता है ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। बाकी सबके साथ एस या ईएस नहीं आता। एस या ईएस आता है ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ, बाकी सबके साथ एस या ईएस नहीं आता। नेगेटिव में आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां हेल्पिंग वर्ब जो वो रहता है आपका, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है डज, DOES, डज। अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नेम हो तो डज आएगा, नहीं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है बाकी सबके साथ डू, बाकी सबके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डू। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। तुम पढ़ते हो, यू स्टडी, तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट स्टडी, और वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट स्टडी। तो ही, शी, इट के साथ डज का यूज होगा, बाकी सबके साथ डू का यूज होगा। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड इसकी बची हुई चीज। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यही थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। इसके बाद हमारा दूसरा जो है वो है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या रहता है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट में हमारी जो पहचान रहती है वो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है हमारी। पास्ट इंडेफिनिट के एंड में या ये ई ऐसा कुछ आएगा, या आ की मात्रा या ई की मात्रा या ए की मात्रा हमें दिखाई देगी, और इनमें था, थे, थी जुड़ सकता है, था, थे, थी जुड़ सकता है इनमें। मैं गया था, उसने रोटी खाई, उसने रोटी खाई थी, कुछ भी ऐसा हो। जब भी कभी आपको ऐसा लगे तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और इसमें हमारा रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। थ्रू आउट पूरे के पूरे सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ खाली पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है, और कहीं भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेगेटिव में हमारे पास हो जाता है इसका सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, प्लस जब भी कभी डिड आ जाएगा तो साथ में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
एंड बची हुई चीजें। इंटेरोगेटिव में डिड बाहर आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड बची हुई चीजें, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। और इसके बाद है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा आएगा गागेगी, एज जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, सिंपल गागेगी आएगा। इन सबको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में डालेंगे और सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा विल और शैल। हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा यहां पर विल और शैल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड बची हुई चीजें। नेगेटिव में विल शैल के साथ नॉट लग जाएगा, इंटेरोगेटिव में विल शैल बाहर आ जाएंगे। आई और बी के साथ जनरल में शैल आता है, और मोडास में जैसा हमने किया, जब कोई बात पक्के तौर पर हो, कोई बात श्योर हो, जब होना ही होना है उसने, तो आई और बी के साथ विल हो जाएगा। एडॉप्ट रूल, एडवाइस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, ऑर्डर, परमिशन, इन सब के साथ आई और बी के साथ विल हो जाएगा और बाकी सबके साथ शैल हो जाएगा। नेगेटिव में आई विल और शैल के साथ नॉट लगेगा और इंटेरोगेटिव में विल शैल बाहर आ जाएंगे। मैं जाऊंगा आई शैल गो, मैं नहीं जाऊंगा आई शैल नॉट गो, क्या मैं जाऊंगा शैल आई गो। ये मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया है, क्योंकि हमारा रॉकेट रिवीजन है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में हमें चलना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको ये फटाफट वाला दिया। अब इनके यूजेस भी देख लेते हैं। हमें टेंसेस के जो यूजेस दिए हैं वो ये हैं। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट जो आपका यूज होता है, ये आपके हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल यानी हैबिट में कोई चीज वो सीधे हाथ से लिखता है। ही राइट्स विद राइट हैंड, तो ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया इसका। और यूनिवर्सल ट्रूथ में धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, फैक्ट है। यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ भी हो सकता है, धरती चारों, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऐसे केसेस में आपका आता है हैबिचुअल ट्रूथ में सिंपल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जब स्पीकर इज यूज्ड टू स्पीक अबाउट एक्शन विच आर हैपनिंग, जो एक्शन अभी हो रहे हैं, यानी मैं पढ़ रहा हूं, वह गा रहा है, हम नाच रहे हैं, ऐसा कुछ भी है, तो इन दैट केस जब आप बोल रहे हैं और उसी टाइम वो एक्शन हो रहा है, यानी रहा रहे रही की सेंस बन रही है, तो आप लगाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। स्ट्रक्चर में बता चुका हूं, शी इज राइटिंग ए लेटर राइट नाउ, वो अभी एक लेटर लिख रही है। पर प्रेजेंट परफेक्ट ये एक्शन के लिए यूज होता है जो कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। जब हम ये बात कह रहे हैं तो जस्ट नाउ, अभी अभी ये एक्शन खत्म हुआ है, रिसेंटली जो कंप्लीट हुआ है उसे हम कहते हैं परफेक्ट टेंस में लाते हैं। जैसे कि वो पहले ही पत्र लिख चुकी है, या उसने पहले ही पत्र लिख लिया है, चुका चुके चुकी की सेंस आएगी तो क्या हो जाएगा परफेक्ट टेंस। शी हैज रिटन ए लेटर ऑलरेडी, वो ऑलरेडी एक लेटर लिख चुकी है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एक्शन चल रहा है लेकिन उसका टाइम क्लॉज भी है, से और समय वाली, फॉर और सिंस के साथ टाइम। इट रेफर्स टू एन एक्शन स्टार्टेड समवेयर इन द पास्ट, जो कहीं पहले पास्ट में शुरू हुआ है बट बीइंग डन नाउ, अभी चल रहा है, तो हम यूज करते हैं इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। जैसे यहां पर लिखा हुआ है शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से एक पत्र लिख रही है, 1 घंटे से लिख रही है। फॉर, क्योंकि ओवर जो है वो फिक्स नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो आप ओवर के लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और शी हैज बीन राइटिंग, स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। अगर होता वह पत्र लिख रही है तो आप उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ले जाते हैं। शी इज राइटिंग ए लेटर, वो पत्र लिख रही है, तो आप उसको इज राइटिंग में ले जाएंगे। लेकिन 1 घंटे से लिख रही है तो हैज बीन राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट है हमारा टेंस की कैटेगरी, नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की भी 3 कैटेगरी है, सिंपल, सिंपल पास्ट, पास्ट 4 कैटेगरी है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल पास्ट मैंने बताया जो काम पास्ट में हुआ, बिल्कुल होके हो गया, तो ऐसा। इट रेफर्स टू द एक्शन डन इन रिमोट पास्ट, बहुत पहले पास्ट में वो काम हो गया। मैं गया था या मैं गया, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू द स्कूल, तो उसने कल पत्र लिखा, कल मतलब कल पास्ट हो गया, वो लिख चुकी, उसने लिखा था, तो शी रोट अ लेटर यस्टरडे, सेकंड फॉर्म आएगी। स्ट्रक्चर में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। पास्ट कॉन्टिन्यूस, इट रेफर्स टू द एक्शन डन प्रोग्रेसिवली विद इन द पास्ट, जैसे प्रेजेंट में कोई एक्शन लगातार चल रहा है, पास्ट में चल रहा था वो, तो कोई एक्शन अगर लगातार हो रहा था जिसमें रहा था, रहे थे, रही थी की सेंस बनती होगी, वहां आपका आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस।
शी वॉज राइटिंग ए लेटर व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने कॉल किया तब शी वॉज राइटिंग ए लेटर, वो उस समय पत्र लिख रही थी, तो आपका आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट होता है इट रेफर्स टू द एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जब पास्ट में कोई एक्शन हो चुका था बिफोर ए सैड टाइम और अनदर एक्शन, उसके साथ हमें टाइम की क्लॉज गिवन होगी या एक और सेंटेंस दूसरा एक्शन गिवन होगा। डॉक्टर के आने से पहले अनदर एक्शन, रोगी मर चुका था या मर गया था, तो उसके आने से पहले बिफोर ही अराइव्ड शी हैड रिटन ए लेटर, उसके आने से पहले शी हैड रिटन ए लेटर, वह पत्र लिख चुकी थी और उसने पत्र लिख लिया था। अगर होता उसने पत्र लिखा था शी रोट ए लेटर, लेकिन उसने जब वो आया उससे पहले लिख लिया था तो शी हैड रिटन। यहां पर एक एक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है और ये एक्शन उससे पहले हो रहा है, तो इसलिए हम यहां पर हैड का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में कोई एक्शन जो चल रहा था लेकिन उसके साथ आपको पीरियड दिया होगा टाइम का या कोई दूसरी टाइम क्लॉज दी होगी, तो इट रेफर्स टू एन एक्शन, ये उस काम के लिए बीइंग डन कॉन्टिन्यूसली, जो लगातार चल रहा था फॉर द सैड पीरियड, किसी खास पीरियड में पास्ट में, यानी उसमें रही तो आएगा लेकिन साथ में से और समय भी आएगा। तो शी हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वो पत्र लिख रही थी फॉर एन आवर, 1 घंटे से, बिफोर ही अराइव, उसके आने से पहले वो 1 घंटे से लिख रही थी। अगर होता वो पत्र लिख रही थी तो शी वाज राइटिंग ए लेटर, वो 1 घंटे से पत्र लिख रही थी, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। ये हो गया हमारा पास्ट। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर टेंस के भी वही 4 पार्ट्स। फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में इट रेफर्स टू सिंपल एक्शन विच इज येट टू टेक प्लेस, जब कोई एक्शन अभी होना है, फ्यूचर में जाके होना है, तो उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सेंटेंस हमने यहां लिया हुआ है, वो कल पत्र लिखेगी, सिंपल, गागेगी आ गया, लिखेंगे के साथ, तो शी विल राइट अ लेटर टुमारो। अगर होता वो कल पत्र जरूर लिखेगी, डेफिनेटली लिखेगी, तो शी शैल राइट अ लेटर टुमारो, वो कल एक पत्र लिखेगी। हमारा मोडाल्स का यूज है, विल की जगह शैल आ जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जब कोई प्रोग्रेसिव एक्शन चल रहा होगा, यानी लगातार चलने वाला कोई एक्शन जो फ्यूचर में हो रहा होगा, यानी कि रही लगेगा उसमें, शी विल बी राइटिंग ए लेटर, वो पत्र लिख रही होगी एट दिस टाइम टुमारो, इस समय टुमारो, कल लिख रही होगी इस टाइम, तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो शी विल बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम टुमारो। तो ये हमारा किसमें चला जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यू। फ्यूचर परफेक्ट में जो एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, विल बी कंप्लीटेड एट द सेड टाइम, किसी खास टाइम से पहले अगर हो चुका होगा, फ्यूचर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी की सेंस बन रही होगी, तो आपका आएगा फ्यूचर परफेक्ट। स्ट्रक्चर में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, शी विल हैव रिटन अ लेटर बाय टुमारो इवनिंग, शी विल हैव रिटन, वो लिख चुकी होगी अ लेटर बाय टुमारो, कल तक इवनिंग। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर में जो एक्शन लगातार चल रहा होगा और उसके साथ आपको टाइम की क्लॉज भी दी होगी, इतने बजे से या इतने समय से, तो आप उसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ले जाएंगे। इट रेफर्स टू एन एक्शन विच विल बिगिन बिफोर ए डेफिनेट टाइम, जो एक पर्टिकुलर टाइम जो हमें दिया गया उससे पहले अगर कोई एक्शन शुरू हो और वो चल रहा हो फ्यूचर में, एंड विल जस्ट एंड अप, और वो जस्ट खत्म हुआ हो एट द टाइम, और मे कंटिन्यू इवन आफ्टर दैट, हो सकता है वो समय खत्म हो गया हो या चल रहा हो, लेकिन ये सब फ्यूचर में होगा, तो हम उसको कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और पहचान के लिए जहां पर रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आएगा, और साथ में से और समय, से के साथ टाइम वाली क्लॉज होगी, वहां हम लेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एग्जाम्पल, शी विल हैव बीन राइटिंग, वो लिख रही होगी पत्र फॉर एन आवर, 1 घंटे से, बाय 5 PM, 5 बजे से, मतलब वो लगातार 1 घंटे से 5 बजे तक वो जो लगातार 1 घंटे से पत्र लिख रही होगी, ये फ्यूचर का टेंस है। तो हमारे ये टेंसेस जो है पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं इसके साथ। तो हम अब इसके यहां पर हमें कुछ वो दिए हुए हैं, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस जो प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। आई वुड लाइक कि ये वाले जो सेंटेंसेस हैं वो आप खुद जो है एक बार ट्राई करके देखें इनको। आई वुड लाइक कि आप इन सेंटेंसेस को खुद ट्राई करके देखें, तो बच्चे सोचेंगे सर हमारा गलत है कि सही है। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमें इनके ऑलरेडी यहां पर हमें इनके फिलअप्स दिए हुए हैं, जो हमारे पास यहां क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं, फिलअप्स दिए हैं, इनको पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रोक लें, या हमारे नीचे जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसमें से पहले आप इन 15 सेंटेंसेस को खुद ट्राई करें। जब आप ट्राई कर लें उसके बाद आप इनके आंसर्स यहां से चेक करें।
आप उनके आंसर्स को यहां से चेक करें कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। आगे चल रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बाद है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हम इसको ओल्ड वर्जन में इसको बोलते थे नरेशंस। नरेशंस बुक्स में अभी भी लिखा होता है कि आपको नरेशंस करनी है, नरेशन। तो नरेशन मींस आपको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। इसके लिए भी मैं कुछ परफेक्ट रूल्स दूंगा। अगर आपने ये रूल्स समझ लिए तो आप कितना भी टफ से टफ आ जाए, जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा बच्चे घबराते हैं वो मिनटों में, चुटकियों में होने वाला टॉपिक है। वैसे भी हमारा रॉकेट रिवीजन चल रहा है, तो इसमें हम आपको एज शॉर्ट एज पॉसिबल जो रूल देने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हमारा जो बनता है, जो हम इसके रूल्स करने जा रहे हैं वो ये है। आपको समझना है कि यहां दो सेंटेंस आपको गिवन होते हैं, एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर और एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया होता है एक सेंटेंस, दो सेंटेंस। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट सेंटेंस और इसको हम बोलेंगे सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस वैसे इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। आपको नाम के चक्कर में नहीं पढ़ना है, रिपोर्टिंग स्पीच। और इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट सेंटेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में सेकंड सेंटेंस होता है। तो इनको चेंज करने के लिए पहले मैं आपको दो बहुत ही परफेक्ट रूल्स जो है वो बताऊंगा। पहला रूल है आपका, जिसको हम बोलते हैं SON रूल। यहां आपके पास होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आपको मालूम है फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी, या इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो सबके सब फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यू और उससे रिलेटेड जो भी होते हैं वो आपके किस में जाते हैं, सेकंड पर्सन में जाते हैं। और थर्ड पर्सन क्या होता है, बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट है आई और वी, आई और वी और यू को छोड़कर वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। कौन कौन से हैं, ही, शी, इट, नेम, नेम्स, ऐसा कुछ भी है, सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो पहले तो हम इन्हीं को चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को। और यहां बाहर हमारे पास होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ होगा। सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा हमारे पास। सब्जेक्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं S, ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं O। तो आपका जो फर्स्ट पर्सन है उसको आप अकॉर्डिंग टू चेंज करोगे सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन को आप अकॉर्डिंग टू चेंज करोगे ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन को आप चेंज करोगे नो चेंज, नो चेंज। तो इसे बोलते हैं SON रूल। फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करेंगे, यहां के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन यू को अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, यू और यू से रिलेटेड कुछ भी हो, यू और टू यू कुछ भी हो, उनको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। कैसे करेंगे वो हम एग्जांपल्स में समझेंगे कि हमें कैसे करना है। तो और दूसरा रूल जो रूल है हमारा, सेकंड रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। ये इंपॉर्टेंट रूल है आपका कि आप टेंस कैसे चेंज करेंगे। टेंस को चेंज करने का रूल नॉर्मली बुक्स के अंदर नहीं बताया गया है, या टीचर्स नहीं बताते हैं, या मालूम भी नहीं होता। कई बार ट्रिक नहीं पता होती कि कैसे करते हैं। ये ट्रिक है, इसको हम TT बोलते हैं, ट्यूटर ट्रिक। तो ये ट्यूटर ट्रिक क्या है कि आपको ये याद रखना है कि जो प्रेजेंट है उसे हम फ्यूचर से छोटा समझते हैं, थोड़ा छोटा समझते हैं, और पास्ट को इन दोनों से ही बड़ा समझते हैं। पास्ट सबसे बड़ा माना जाता है। तो अगर बाहर बड़ा वाला टेंस है और अंदर छोटा वाला टेंस है, तो बड़ा वाला छोटा वाला बड़े वाले में बदल जाएगा। लेकिन अगर अंदर बड़ा है और बाहर छोटा है तो वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अगर बाहर पास्ट है और अंदर आपका फ्यूचर है, तो आपका फ्यूचर पास्ट में बदल जाएगा, विल चेंज, ये चेंज हो जाएगा। यानी फ्यूचर का क्या हो जाएगा, जैसे अगर आपका विल या शैल दिया हो तो वुड हो जाएगा इसके अंदर, तो फ्यूचर वाला जो पास्ट में चेंज होगा। लेकिन अगर मान लो बाहर प्रेजेंट है और अंदर पास्ट है आपका, तो ये इसमें चेंज नहीं होगा। ये इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि पास्ट प्रेजेंट से बड़ा है, तो प्रेजेंट पास्ट को अपने में कन्वर्ट नहीं कर सकता। एक और प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों ही पास्ट हो, यानी बाहर भी पास्ट हो अंदर भी पास्ट हो। तो अगर आपका बाहर भी पास्ट है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी पास्ट है, तो ये वाला पास्ट आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, पास्ट
परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट मींस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ये आपका रूल जो है वो टेंस चेंज के लिए है। बाकी रूल्स हम वन बाय वन करेंगे कि क्या है। नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर आपका बाहर और अंदर, अंदर आपका क्वेश्चन मार्क है, पहले मैं सिंपल सेंटेंस का बता देता हूं। अगर यहां फुल स्टॉप है यानी यहां पर कोई सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप लगाएंगे दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप लगाएंगे दैट, ठीक है। और अगर यहां पर आपके पास कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसके एंड में क्वेश्चन मार्क है और ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, इज, एम, आर, वाज वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ऐसा कुछ भी। और या फिर मोडाल हो सकता है कोई। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब एक ही बात है। हेल्पिंग वर्ब और मोडाल मैं बता चुका हूं कि मोडाल हेल्पिंग वर्ब की जगह ही यूज होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट टू, कुछ भी ऐसा दिया हो, अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप यहां देखते हो कि आपके पास यहां पर सब्जेक्ट है और बची हुई चीजें हैं, तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट जब भी कभी ऐसा हो तो आपका ये वाला जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ये चेंज हो जाएगा इफ या वेदर में चेंज हो जाएगा, इफ या वेदर में चेंज हो जाएगा। ये इफ या वेदर जो है वो आपका इफ या वेदर में चेंज होगा और यहां पर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपनी प्लेस चेंज कर देंगे, यानी सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में चला जाएगा। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में चला जाएगा और सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। और यहां पर इफ या वेदर लग जाएगा। कोशिश करो वेदर का यूज मत करो, आप इफ का यूज करो। इफ यूज करना सबसे इजी रहता है, तो आप इफ का यूज करो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। लेकिन अगर फर्स्ट सेंटेंस के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो और यहां पर आपका WH फैमिली हो और फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर आपका सब्जेक्ट और फिर बची हुई चीजें, अगर पहले WH फैमिली हो, WH फैमिली में क्या होता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हाउ भी इसी में आता है, हु, बाय हुम, ऐसा कुछ भी हो उसको WH फैमिली बोलते हैं। अगर WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर जब चेंज करेंगे तो आप इसको एज इट इज रहने देंगे, सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। क्वेश्चन वर्ड, जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड है वहीं से शुरू कर देंगे आप, क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे और इनकी प्लेस इंटरचेंज करेंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे। हम एग्जांपल्स में करेंगे कि क्या है, रूल को आपको अभी समझ लेना है। जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें इसको समझ पाएंगे कि हमने क्या किया। ये क्वेश्चन वाले हैं। और इसके बाद हमारे पास जो एक और कैटेगरी है वो है हमारी कैटेगरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपके वो सेंटेंसेस जिनको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी जिनमें आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, इस तरह का कुछ आता है। यानी कि ये वो वाले हैं जिनमें आप एडवाइस कर रहे हो, जिनमें आप कमांड कर रहे हो, जिनमें आप किसी को कोई प्रपोजल कर रहे हो, किसी को कुछ थ्रेट दे रहे हो, कुछ भी ऐसा है। ऐसे सेंटेंसेस की पहचान ये होती है कि ये सेंटेंसेस जो है सीधा वर्ब से शुरू होते हैं, ये सेंटेंस नॉर्मली वर्ब से शुरू होते हैं और इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे कि द सोल्जर द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स कम हेयर, तो यहां उसने उनको बोला कम हेयर, आगे यहां पर अंदर सब्जेक्ट नहीं है कुछ भी, सीधा ऑर्डर कर दिया उसने उनको। यानी जो हमने एडॉप्ट वाला रूल किया था, यानी कि जो हमने किया था एडवाइस, थ्रेट, ऐसा कुछ भी हो तो आप ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में डालेंगे या ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं इनको, जिसे विश किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में कन्वर्ट करेंगे, आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में कन्वर्ट करेंगे और इससे पहले अकॉर्डिंग टू कि यहां क्या टोन है उसके अकॉर्डिंग आपका आएगा कमांडेड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एंड सो ऑन।
कमांडेड टू, रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू, और भी कुछ आ सकता है अकॉर्डिंग टू कि आपको क्या कहा गया। यहां इसकी टोन क्या है, ये कमांड है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, तो अकॉर्डिंगली कमांडेड टू, रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू, ऐसा कुछ भी आकर के डायरेक्ट सेंटेंस पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डायरेक्ट सेंटेंस ऐसे का ऐसा ही ऐड हो जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स। तो इसके बाद हमारे एग्जांपल्स, अब इसमें भी कुछ चीजें और भी हैं आपकी, जैसे कि आप जो है वो से को कहां चेंज करोगे, साइड को कहां चेंज करोगे। जब भी कभी ऐसे कोई सेंटेंसेस होंगे जिनमें कि आपको उनको अकॉर्डिंगली चेंज करना है, कि आपको कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाद ये भी बताना है कि उससे पहले आपको जो शुरू में आपका से टू, सेज टू ऐसा है, वो अकॉर्डिंग टू नीड कि प्रेजेंट है कि पास्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे। अगर कोई सिंपल सेंटेंस है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपका वो सिंपल सेंटेंस है कुछ भी, तो आप उसमें यूज करेंगे टेल, आप उसमें टेल और टेल्स यूज करेंगे अगर प्रेजेंट है। सेड टू दे रखा है, अगर आपको पास्ट दे रखा है तो आप यूज करेंगे टोल्ड। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में तो हमने किया ही है, कमांडेड टू, रिक्वेस्टेड टू, ऐसा कुछ आ जाएगा। और क्वेश्चन वालों में आप से सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड। क्वेश्चन वालों में आप सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इससे पहले मैं एक बार टेंसेस के बेसिक्स बता रहा हूं आपको। यहां पर दिया हुआ है चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब। आपको वर्ब, उसका वर्ब चेंज करना है। वर्ब चेंज करने का मैंने आपको रूल बता दिया कि कैसे चेंज करेंगे। अगर अंदर प्रेजेंट है और बाहर पास्ट है तो प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा, आई एम हैप्पी की जगह ही वॉज हैप्पी। ऐसे पास्ट और पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, आई वेंट की जगह हो जाएगा शी सेड दैट शी हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट हो गया। फ्यूचर होगा तो फ्यूचर भी पास्ट में चेंज हो जाएगा, विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड। आई विल कॉल यू, ही वुड कॉल मी, तो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। और चेंज ऑफ प्रोनाउंस मैंने आपको बताया था, आई जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, मींस ही शी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं जो आपको नॉर्मल बुक्स में दिए होते हैं। टुडे जो है दैट डे में चेंज हो जाएगा, टुमारो जो है द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, येस्टरडे प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। कुछ वर्ड्स की आपको सीक्वेंसेस बुक्स के अंदर मिल जाएंगी नॉर्मली कि किस वर्ड को किस में चेंज करते हैं। इसके हम एग्जांपल करने जा रहे हैं। पहला डायरेक्ट है, आई एम रीडिंग ए बुक, शी सेड। और अब यहां पर है कि उसने कहा कि मैं एक किताब पढ़ रही हूं, ये पास्ट में उसने बोला, शी सेड आई एम रीडिंग ए बुक। बाहर क्या है आपका पास्ट टेंस, अंदर क्या है आपका प्रेजेंट टेंस, तो आपका प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। उसने कहा कि मैं किताब पढ़ रही हूं, उसने कहा कि वह किताब पढ़ रही थी, तो पहले तो शी सेड दैट की आएगा यहां पर, शी सेड दैट। उसके बाद आई क्या आपका, आई आपका फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को आपने किसमें चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन को आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, आई का सब्जेक्ट क्या है, शी, तो क्या हो जाएगा शी, आई शी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं पढ़ रही हूं की जगह क्या हो जाएगा, वह पढ़ रही थी, तो आई की जगह हो जाएगा शी के साथ पास्ट टेंस आएगा, वॉज रीडिंग ए बुक, शी वॉज रीडिंग अ बुक। ऐसे आपको दिया हुआ, वी विल विजिट द म्यूजियम, हम म्यूजियम में जाएंगे, दे सेड उन्होंने कहा। यहां पे वी किसमें चेंज होगा, दे में चेंज हो जाएगा। और विल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि बाहर का सेंटेंस आपका पास्ट में है तो इसलिए विल वुड में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दे सेड दैट उन्होंने कहा कि दे वुड विजिट द म्यूजियम, वो म्यूजियम में जाएंगे। मोर एग्जांपल्स के लिए हम आगे चल रहे हैं। इसके हमारे पास अगला एग्जांपल है इसका, आई लाइक चॉकलेट्स। आपका है आई लाइक चॉकलेट्स मींस आई लाइक चॉकलेट्स, शी सेड उसने कहा कि मैं चॉकलेट्स पसंद करती हूं, शी सेड दैट, आई किसमें चेंज हो जाएगा, शी में, और लाइक का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, लाइक्ड, तो शी सेड दैट शी लाइक्ड चॉकलेट्स, तो यहां पर आ जाएगा लाइक्ड। वी आर गोइंग टू द बीच टुमारो, दे सेड उन्होंने कहा कि वो कल बीच पर जा रहे होंगे, तो यहां पर दे सेड दैट, वी किसमें चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दे में चेंज हो जाएगा, तो दे सेड दैट दे सेड पास्ट में हो जाएगा, दे वर गोइंग वे जा रहे थे, दे वर गोइंग टू द बीच। टुमारो का क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, यहां पर चेंज बाय चांस नहीं किया गया, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, यहां पर टुमारो नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। शी हैज फिनिश्ड हिज, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क,
उसने अपना काम खत्म कर लिया है, शी सेड, उस शी सेड कि उसने अपना काम खत्म कर लिया, ये क्या आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। शी सेड दैट, उसने कहा कि ही, प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा हैड, ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया, ये भी आपका थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज। हाँ, लेकिन वर्ब आपका चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि अंदर प्रेजेंट है, बाहर पास्ट है, तो प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो गया, हैज का हो जाएगा हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। आई विल कॉल यू लेटर, ही सेड, बाहर पास्ट है, अंदर फ्यूचर है। अगर बाहर पास्ट है और अंदर फ्यूचर है, अगर बाहर आपका पास्ट है और अंदर फ्यूचर है, तो फ्यूचर पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो फ्यूचर पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो हम फ्यूचर को पास्ट में चेंज करेंगे। फ्यूचर को पास्ट में कैसे चेंज करेंगे? ही सेड दैट, आई किस में चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन है, तो ही में चेंज होगा। ही सेड दैट ही वुड कॉल यू लेटर, और यहां पर क्योंकि अगर दिया हो ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, तो ही सेड दैट ही वुड कॉल मी लेटर, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं, मैं देख रही हूं। शी सेड, उसने कहा, यहां पास्ट है, यहां प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा। शी सेड दैट शी वॉज वॉचिंग टीवी, शी वॉज वॉचिंग टीवी। तो नेक्स्ट है हमारा वेयर डू यू लिव, यहां पर आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था क्या करोगे आप, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो उसको एज इट इज ले लोगे। तो ही आस्क्ड हर वेयर, और यहां पर आपका यू और डू, ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है आपका सब्जेक्ट। मैंने आपको इसके लिए रूल बताया था कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, अपनी प्लेस को चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पीछे चला जाएगा, सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पीछे चला जाएगा। तो आपका यहां पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है आपका यहां पर वेयर डू यू, वेयर तो वेयर ही रहेगा, डू यू आगे पीछे हो जाएगा, यू आगे आना चाहिए और डू पीछे जाना चाहिए। तो यहां यू जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हर, यहां पे हमारा सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है हर, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो वेयर शी, डू का क्या हो जाएगा? डिड लीव, लेकिन डिड लीव नहीं लिखेंगे हम, डिड लीव को मिला के क्या लिख देंगे? लिव्ड। ही आस्क्ड हर वेयर शी लिव्ड, वेयर शी लिव्ड, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। कैन यू हेल्प मी, क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन वाला तो क्या करेंगे? ही आस्क्ड मी, और यहां पर कैन है, तो कैन क्या आपका? हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको बताया था अगर कैन से होगा तो आप उसकी क्या डाल देंगे? इफ, आप क्या डाल देंगे? इफ, तो यहां पे हो जाएगा इफ कैन, और यू अपनी प्लेस चेंज करेंगे। ही आस्क्ड मी, यू क्या है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी मी के हिसाब से चेंज होगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मींस मी के हिसाब से चेंज होगा, तो यू क्या हो जाएगा? आई। तो कैन, और यहां पर आई हेल्प, और मी भी, मी क्या आपका? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। मी किस में चेंज हो जाएगा? ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सेंटेंस फाइनली क्या बन जाएगा? ही आस्क्ड मी इफ आई कुड, यू आई में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे आ जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। इफ आई कुड हेल्प हिम, मी का क्या हो जाएगा? हेल्प हिम। नेक्स्ट है हमारा आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्वेश्चन मार्क, यहां पे आर लगा हुआ है, तो इफ से शुरू होगा ये भी। शी आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा, ये किससे शुरू होगा? इफ दे वर्क, क्योंकि ये पास्ट है तो आर पास्ट में चेंज हो जाएगा, वर हो जाएगा, और यू का आई हो जाएगा। इफ आई वर कमिंग टू द पार्टी, यहां पे कम का भी गो हो जाएगा, क्योंकि कम जो है वो गो में कन्वर्ट होता है, कम भी हमारा गो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कमिंग का हो जाएगा गोइंग टू द पार्टी। व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क, ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा। व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क, ये पास्ट टेंस है, तो अंदर भी पास्ट हो जाएगा, विल का तो वुड हो जाएगा, अंडरस्टूड है। और व्हेन ही रहेगा, क्योंकि WH है, WH मैंने आपको बताया था, आपको कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा के सीधा वही क्वेश्चन वर्ड यूज करना होता है। तो ही आस्क्ड हर व्हेन, अब यू और विल चेंज होंगे, यू अकॉर्डिंग टू आपका ऑब्जेक्ट, हर के हिसाब से चेंज होगा, तो यू का क्या हो जाएगा? शी। इफ सॉरी व्हेन शी वुड पीछे चला जाएगा, ये दोनों अपनी प्लेस इंटरचेंज करेंगे, सब्जेक्ट आगे, हेल्पिंग वर्ब पीछे। शी वुड फिनिश हर वर्क, ये भी क्योंकि आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हर के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो यू हर वर्क में हो जाएगा। तो इसका बनेगा ही आस्क्ड हर
व्हेन शी वुड फिनिश हर वर्क। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो हमने आपको कराए हैं, अगर आप इनको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं और जो रूल्स मैंने आपको लिखवाए हैं उनमें से आप गो थ्रू होते हैं और जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसमें से कुछ सेंटेंसेस को आप करेंगे तो आप अपने टेंसेस को प्रॉपरली 100% कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रामर का रॉकेट रिवीजन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। यहां पे हम सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ जोड़ करके लिखेंगे। वैसे जिन्होंने टेंसेस कर लिए हैं ढंग से और जिन्होंने नरेशंस यानी रिपोर्टेड स्पीच कर ली है उनको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आता है, तो अकॉर्डिंगली आपको वो यूज करना होता है। जैसे कि पहला है सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है द गर्ल सिंग्स, लड़की है सिंग्स, हमने कहा था सिंगुलर में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, वह गाना गाती है, तो एस या ई एस आएगा उसके साथ। लड़के गाना गाते हैं तो एस या ई एस नहीं आएगा, तो द बॉयज सिंग, क्योंकि प्लूरल है तो सिर्फ सिंग आएगा। हम ऑलरेडी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर चुके हैं, इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड को बाद में करना ज्यादा इजी रहता है एज कंपेयर टू पहले करना। अगर आपने पहले टेंसेस कर लिए हैं, रिपोर्टेड स्पीच कर लिया है, तो आपको इसको समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड टेक प्लेस प्लूरल वर्ब्स। जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ते हैं, दो को एक साथ, सीता एंड गीता, तो वो प्लूरल की तरह बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल राम एंड सूरज, राम एंड सूरज के साथ इज नहीं आएगा, यहां क्या आएगा आर फ्रेंड्स, क्योंकि वो अब कंबाइंड होकर प्लूरल हो गए। सिमिलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर, अगर आपको और नॉर नाइदर नॉर ऐसे किसी से जोड़ना है तो वो सिंगुलर वर्ब की तरह ही बिहेव करेंगे। अगर आप सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में और नॉर आइदर और नाइदर नॉर ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं तो वो सिंगुलर ही इस्तेमाल किए जाएंगे, प्लूरल नहीं होंगे। आइदर राम और सूरज, अब यहां पर आइदर राम और सूरज है, यहां पे और लग गया तो सिंगुलर रहेगा। इज कमिंग, आर कमिंग नहीं, इज कमिंग, अगर इनके बीच में एंड लगा होता तो आर आ जाता। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स मींस ऐसे नाउन्स जो किसी ग्रुप को डिनोट करते हैं, जैसे आर्मी और क्लास, स्टूडेंट्स की क्लास होती है, एक पूरा का पूरा ग्रुप है, आर्मी पूरा का पूरा एक ग्रुप है। जब भी कभी ऐसा हो कलेक्टिव नाउन हो, उनको भी हम सिंगुलर वर्ब ही मानते हैं, यानी उनके साथ सिंगुलैरिटी का ही यूज करते हैं। ग्रुप एक्ट्स एज वन यूनिट। द टीम, टीम क्या है, टीम अकेले बंदे से तो नहीं बनी होगी, उसमें कुछ प्लेयर्स होंगे, 5 7 10, 2 प्लेयर भी हो सकते हैं, टीम के ऊपर डिपेंड करता है। तो टीम के साथ क्या आ रहा है इज, यहां पे सिंगुलर होगा, इज प्लेइंग वेल। इनडेफिनेट प्रोनाउंस, इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो डेफिनेट प्रोनाउंस नहीं है, यानी जिनके बारे में हम श्योर नहीं है, जो हम सबके लिए एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को हम कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। और इनडेफिनेट प्रोनाउंस को भी हम सिंगुलर वर्ब्स की फॉर्म में रखते हैं, जैसे कि एवरीवन, एवरीवन क्या है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है। एवरीवन इज इनवाइटेड, तो एवरीवन के साथ क्या आ रहा है इज इनवाइटेड। नेक्स्ट है ईच, एवरी, आइदर, टेक सिंगुलर वर्ब्स। इन वर्ड्स के साथ भी हम सिंगुलर लेते हैं। एग्जांपल ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट में से प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक के साथ आएगा हैज, सिंगुलर, हैज अ बुक, सभी के पास एक एक बुक है, तो यहां पर हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। लेकिन अगर होता स्टूडेंट्स के पास किताबें हैं, स्टूडेंट्स के पास किताब है, द स्टूडेंट्स हैव अ बुक, द स्टूडेंट्स हैव बुक्स, तो साथ में हैव आ जाता अकॉर्डिंग टू। लेकिन अगर आप ईच लगा चुके हो तो साथ में आएगा हैज, सिंगुलर आएगा। तो ये कुछ आपकी ट्रिक्स हैं जिनसे कि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो उसकी एक्सरसाइज आपके पास दी गई है। पहली एक्सरसाइज है द कैट विद ए बॉल ऑफ यार्न। कैट खेलती है, तो कैट क्या है सिंगुलर, तो प्ले नहीं आएगा, क्या आएगा प्लेज आएगा। नेक्स्ट है द बुक्स, बुक्स क्या है प्लूरल, तो इज नहीं आएगा, आर आएगा, आर ऑन द टेबल। ही लाइक्स, ही सिंगुलर है तो लाइक्स आएगा, लाइक नहीं आएगा। टू स्विम, दे डैश, दे के साथ वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। लेट फॉर स्कूल, ये हम टेंसेस में बहुत अच्छे तरह से कर चुके हैं। द डॉग बार्क्स, बार्क नहीं आएगा, बार्क्स आएगा सिंगुलर, एट द पोस्टमैन। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्ले आएगा, प्लेस नहीं आएगा। द पिज्जा, पिज्जा क्या है सिंगुलर है तो इज डिलीशियस। शी डैश टू रीड ए बुक, शी क्या है सिंगुलर तो शी लाइक्स। दे वर हैप्पी टू सी देयर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को देखकर खुश थे, दे क्योंकि प्लूरल है तो वर आएगा। द बर्ड्स, बर्ड्स क्या है प्लूरल तो सिंग आएगा, सिंग्स नहीं आएगा। इन द ट्रीज,
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। यहां पर हमारा टॉपिक जो है, पिछला टॉपिक खत्म हो गया हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर आपने टेंसेस ढंग से कर रखे हैं, आपने रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन बहुत अच्छे से कर रखा है, तो आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्ग्रुएंट रॉकेट से भी ज्यादा तेज होगा, ये मेरी गारंटी है। आप हमारे जो नरेशंस वाले रूल्स हैं और जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच वाले रूल्स हैं, बिल्कुल यूनिक तरीके से दिए गए हैं। उन रूल्स को थॉरली अगर आप कर लेते हैं तो आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्ग्रुएंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी श्योर गारंटी है आप लोगों को। अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं डिटर्मिनर्स। इसमें आपको उनका मीनिंग का पता होना बहुत जरूरी है। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस नाउन्स एंड स्पेसिफाई देयर रेफरेंस। ये नॉर्मली नाउन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि नाउन्स की इंट्रोडक्शन देते हैं और साथ साथ उनकी रेफरेंस को भी स्पेसिफाई करते हैं, उनकी रेफरेंस बताते हैं कि क्या होगी। सबसे पहले इसमें हमारा आता है आर्टिकल्स ए, एन और द। सबको ज्यादातर इसके बारे में मालूम है। ए, एन और द। एन कहां आता है? हमारा वॉवल्स के साथ। जब भी कभी वॉवल आ रहे हो तो हमारा एन आएगा, लेकिन वॉवल के साथ एक कंडीशन है। सिंगुलर अगर हमारा है तो सिंगुलर में हमारा ए आएगा या एन आएगा। बड़ा बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, बहुत अच्छी तरह समझ लो कि कब ए आएगा और कब एन आएगा। जब भी कोई सिंगुलर नाउन है आपका, तो आपको ए या एन में से एक चीज लगानी है। उस सेंटेंस में पहले आप जोड़ के देख लो कि क्या वहां पर एक हिंदी का एक वर्ड फिट है या नहीं है। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, यहां ए या एन के आने की गुंजाइश नहीं है। वह एक ईमानदार है, बड़ा अजीब है। लेकिन हां अगर होता वह एक ईमानदार आदमी है, वह एक ईमानदार आदमी है। अब यहां पर एक ईमानदार आदमी एक फिट हो गया यहां पर, तो आपका ए या एन आएगा। अब क्या आएगा? ही इज ऑनेस्ट मैन। उससे पहले आपको ए या एन लगाना है, लेकिन एच क्या आपका? एच तो आपका वॉवल नहीं है, और वॉवल नहीं है तो आपका एन नहीं आना चाहिए। लेकिन आप वॉवल पे मत जाओ, उसकी जो वॉइस है, जो उसकी टोन है, जो उसकी हमारी प्रोनाउंसिएशन है, वो हमारी जो निकलेगी, वो कैसे, हमारा एक्सेंट जो है उसमें हमारा वॉवल का निकलना चाहिए। वॉवल पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर इसकी आवाज कैसे निकल रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा। हिंदी के जो आपकी मात्राएं होती हैं, हिंदी की मात्राएं क्या है? आ ई ओ उ ऊ, ऐसा कुछ भी निकले आपके मुंह से तो आप उसमें एन लगाओगे। ऑनेस्ट बोलते वक्त ऑनेस्ट, ऑ निकला आपका, ऑ निकला तो आप क्या लगाओगे? एन ऑनेस्ट मैन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अगर आपका हो, जैसे मान लो आप यूनिवर्सिटी वर्ड बोल रहे हो, यूनिवर्सिटी में आपका क्या है? लिखने को तो यू आ रहा है, लिखने में क्या आ रहा है आपका? यू। लिखने में यू आ रहा है, लेकिन क्या बोलने में आपका कोई हिंदी की मात्रा बन रही है? आ ई उ ए कुछ बन रहा है? यू या बन रहा है आपका। ये आपका स्वर नहीं है, व्यंजन है, यानी ये कंसोनेंट है। तो यूनिवर्सिटी से पहले आपका एन नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये उसको वर्ड को बोल के देखना है कि वो स्वर है कि व्यंजन है, यानी वॉवल की टोन आपकी सुनाई दे रही है आपको या नहीं सुनाई दे रही है, या आपको कंसोनेंट की सुनाई दे रही है। तो यूनिवर्सिटी में आपका या होने की वजह से वो आपको उसके आगे आपको उसके आगे आपको एन का यूज नहीं करना है। ऑनेस्ट, की आवाज आ रही है तो आपको एन का यूज करना है। और दा कब आता है? जब कोई चीज पर्टिकुलर हो जाती है तो दा आएगा। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। किताब में राजा की कहानी थी। अब किसकी बात हो रही है? उस किताब की बात हो रही है जो पहले सेंटेंस में पढ़ रहा था। अब अ बुक नहीं रहेगा, अब हो जाएगा द बुक। द बुक कंटेन्ड द स्टोरी ऑफ ए किंग। तो पहले सेंटेंस में हमने जिसको अ बुक लिखा, उसी को हमने सेकंड सेंटेंस में द बुक कर दिया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हम किस बुक की बात कर रहे हैं। जब भी कोई चीज पर्टिकुलर हो जाएगी, जहां हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम उसके आगे द लगा देंगे। तो द के यूजेस, द बॉय इज प्लेइंग एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल, एक एप्पल रोज खाने से द डॉक्टर अवे। यहां डॉक्टर के आगे द क्यों आया? डॉक्टर का मतलब यहां डॉक्टर को अवे, दूर नहीं रखना हमें। डॉक्टर का मतलब है कि बीमारियां दूर रहेंगी, तो हमने डॉक्टर से किसको इंडिकेट किया? बीमारियों को। तो इसलिए हमने यहां पर डॉक्टर के साथ द लगाया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर यहां पर सिंगुलर होने के बावजूद भी डॉक्टर किसी और चीज को स्पेसिफाई कर रहा है, तो इसलिए स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफिक है, तो द आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दिस, दोज मतलब यह, वह, ये, वे, वो। अगर ऐसा कुछ होगा आपका तो आप इनका यूज करोगे। जैसे कि यह, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यह किताब इंटरेस्टिंग है, तो दिस बुक।
दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, वो फूल सुंदर है। दोज, तो आप अकॉर्डिंग टू मीनिंग यूज करोगे। दिस के लिए यह, दैट के लिए वह, दीज ये, और दोज वे या वो के लिए, या जब हम इशारा करते हैं किसी की तरफ तब। पोसेसिव्स के लिए, पोसेसिव्स मींस जब कोई चीज आपके मालिकाना हक में होती है, अपना वर्ड यहां यूज हो सकता है। मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क। तुम अपना काम कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। वह अपना काम कर रहा है, ही इज डूइंग हिज वर्क। तो अपना के लिए अलग अलग आएगा, दैट इज पोसेशन, अपना होना। माई मेरा, सबको पता है। योर आपका या तुम्हारा। हिज उसका, लड़के के लिए। हर उसका, लड़की के लिए। देयर उनका, सबके लिए। माई बैग इज हैवी, मेरा बैग हैवी है। देयर हाउस इज बिग, उनका घर बड़ा है। इसके बाद है हमारा क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स होते हैं हमारे सम, एनी, मैनी, फ्यू, सेवरल, ये सारे के सारे हमारे क्वांटिफायर्स में आते हैं। और इसका एग्जांपल है सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो एब्सेंट है। एब्सेंट मींस आज आए नहीं है, अनुपस्थित है। कुछ, मैनी बहुत से लोग, अटेंडेड द इवेंट उन्होंने इवेंट को अटेंड किया। इसमें मैं थोड़ा सा सम और एनी के बारे में बताऊंगा आपको। सम, एनी और फ्यू और लिटिल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहां पर हमारे पास एक है कुछ। कुछ वर्ड के लिए हम यूज करते हैं सम और एनी। सम होता है आपका पॉजिटिव सेंस में, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंस में हम यूज करते हैं एनी। मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? अब ये क्या 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 हो गया? इंटेरोगेटिव। हैव यू एनी मनी, तब सम नहीं आएगा, मनी के साथ एक बार सम आया। मेरे पास कुछ पैसे हैं, पॉजिटिव सेंस है तो आई हैव सम मनी। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा? डू यू हैव एनी मनी। तो कुछ के लिए ये आएगा। इसके अलावा कम, बहुत कम और बिल्कुल ही कम। बिल्कुल ही कम, इनके लिए आपका आएगा फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। द लिटिल। अगर आप उस चीज को गिन सकते हो, काउंटेबल, काउंटेबल गिन सकते हो, तो आप फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का यूज करोगे। और अगर आप नहीं गिन सकते हो, यानी ये चीज अगर आप काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। और मीनिंग मैंने आपको बता दिया, कम, बहुत कम, बिल्कुल ही कम। आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं पढ़ने के लिए। आई हैव अ फ्यू बुक्स टू रीड, मेरे पास थोड़ा सा दूध है। आई हैव लिटिल मिल्क, ठीक है। मेरे पास जो थोड़ी सी किताबें थी, मैंने अपने दोस्त को दे दी। थोड़ी सी थी, वो थी तो ए फ्यू, या द फ्यू भी हो सकता है कि मेरे पास जो थोड़ी सी थी, बिल्कुल थोड़ी सी थी, मैंने किसी और को दे दी। तो आई हैव गिवन द बुक्स, द फ्यू बुक्स आई हैड टू माई फ्रेंड, मैंने वो थोड़ी सी किताबें जो थी, बिल्कुल ही कम सी जो किताबें थी, वो अपने दोस्त को दे दी। तो आपको अकॉर्डिंग टू नीड, अगर काउंटेबल नाउन है, अगर आप गिन सकते हो, किताबें आप गिन सकते हो, तो आप फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू लगाओगे। जब आप गिन नहीं सकते, तोल सकते हो, नाप सकते हो, तो आप लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल लगाओगे। अकॉर्डिंग टू नीड, कम, बहुत कम और बिल्कुल ही कम। गोइंग टूवर्ड सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं इसके। हमारे एग्जांपल्स हैं, आई हैव, आई हैव क्या आएगा? एप्पल के साथ क्या आएगा? एन, ए नहीं आएगा। दिस इज माई बुक और दिस इज योर बुक, वैसे तो दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन यह आ रहा है तो माई ज्यादा सेंसिबल है। दिस इज माई बुक। देयर आर डैश फ्लावर्स इन द गार्डन, यहां गार्डन में कुछ फ्लावर्स है। मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं है, तो एनी नहीं आएगा, सब आएगा। आई वॉन्ट आइसक्रीम, आइसक्रीम, आ रहा, आईज, तो आ वर्ड आ रहा है आपका, इसलिए क्या आएगा? एन आइसक्रीम, ए आइसक्रीम नहीं आएगा। शी हैज डैश फ्रेंड्स, उसके बहुत से फ्रेंड्स हैं। शी हैज मैनी, मच नहीं, मैनी आएगा। मच का मीनिंग होता है ज्यादा,
मच का मीनिंग होता है ज्यादा। देयर इज डैश कैट ऑन द रूफ, छत पर एक कैट है, तो एक के लिए कैट के साथ क्या आएगा, ए कैट, एन कैट नहीं आएगा। दिस इज डैश हाउस, ये उसका घर है, यहां पर दिस इज आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, तो दिस इज देयर हाउस भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, लेकिन हर ज्यादा बेटर है, यहां पर उसका घर है। आई हैव डैश क्वेश्चंस, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, यहां पर आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आई हैव सम। और अगर होता तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, जैसे मैं तुमसे पूछूं अब तुम्हारा कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए, डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क मी, तो जब आपका इंटरोगेटिव सेंस हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क वाला हो जाएगा, तो एनी हो जाएगा, नेगेटिव होगा, मेरे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आई हैव नॉट एनी क्वेश्चन, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप नॉट एनी लगाएंगे। आई वॉन्ट डैश ऑरेंज, ऑरेंज, तो एन आएगा आपका। ही हैज डैश मनी, उसके पास बहुत सा पैसा है, ही हैज मैनी मनी, मनी के साथ आएगा मच मनी, क्योंकि आप मनी जो है अगर रुपीज होते तो मैनी रुपीज होता, लेकिन मनी, मनी कई फॉर्म्स में हो सकती है, सोने के सिक्के हो सकते हैं, चांदी के सिक्के हो सकते हैं, तो इसलिए यहां पर उसके साथ आएगा मच मनी। तो अब इसके साथ जो है हमारा ये जो रॉकेट जो हमने किया ये कंप्लीट हो रहा है हमारा ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन को आपने मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके से अटेंड किया, इसमें से गो थ्रू कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हो, उसको क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हो, या हमारा फोन नंबर नीचे दिया गया, आप उसमें उसको हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हम आपके क्वेश्चंस को आज पूरी रात आंसर्स करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट्स को दूर कर सके। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर मेरे इस रॉकेट रिवीजन से आप खुश है तो अगला सेशन जो है हमारा, जो मेरा रॉकेट रिवीजन का सबसे शानदार वाला पार्ट है, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर क्वेश्चंस, जो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने थ्रू आउट पूरा कोर्स कर लिया तब भी आप अटेंड कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ नहीं कर रखा तो पूरा विश्वास करके आप हमारे इस रॉकेट रिवीजन में ऐड हो जाइएगा। हम इस रॉकेट रिवीजन को अपने जब डालेंगे आपको, तो उसके जो क्वेश्चन, चाहे वो रात को रिवाइज करें या जब भी रिवाइज करें, आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरा का पूरा लिटरेचर जो है वो गो थ्रू कर चुके हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।